नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, द ओकावांगो डेल्टा इन बोत्सवाना इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। बोत्सवाना में ओकावांगो डेल्टा निम्नलिखित में से किस विशेषता के लिए जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज ए सीजनल फ्लड प्लेन दैट बिकम्स ए लस एनिमल हैबिटेट ड्यूरिंग फ्लड्स। यह एक मौसमी बाढ़ का मैदान है जो बाढ़ के दौरान एक हरा भरा पशु आवास बन जाता है। दूसरा ऑप्शन कहता है, इट इज ए परमानेंट ईयर राउंड स्वैम्प। यह एक अस्थाई साल भर दलदल स्थल है। तीसरा ऑप्शन कहता है, इट इज ए डिजर्ट रीजन विथ लिटिल टू नो वेजिटेशन। यह एक रेगिस्तानी क्षेत्र है जहां बहुत कम या कोई वनस्पति नहीं होती है। चौथा ऑप्शन कहता है, इट इज ए माउंटेनियस रीजन विथ स्नो कैप्ड पीक्ड। यह बर्फ से ढकी चोटियों वाला एक पहाड़ी क्षेत्र है। इसका राइट आंसर होगा, इट इज ए सीजनल फ्लड प्लेन दैट बिकम्स ए लस एनिमल हैबिटेट ड्यूरिंग फ्लड्स। यह एक मौसमी बाढ़ का मैदान है जो बाढ़ के दौरान एक हरा भरा पशु आवास बन जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ओकावांगो डेल्टा बोत्सवाना की सबसे प्रसिद्ध भौगोलिक विशेषताओं में से एक है। तो अगर पूछा क्वेश्चन आता है कि ओकावांगो डेल्टा कहाँ स्थित है, तो ये आपको बोत्सवाना में स्थित है। यह एक अंतर्देशीय डेल्टा है। यहाँ ओकावांगो नदी यानी कि ये ओकावांगो डेल्टा जो है वो ओकावांगो नदी के किनारे कालाहारी रेगिस्तान में बहती है, जिससे एक अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र बनता है। डेल्टा में मौसमी बाढ़ जो है, जैसे बारिश का मौसम में बाढ़ आ जाता है, जिसके दौरान यह वन जीवों से भरे हरे भरे आवास में बदल जाता है, जिससे यह जैव विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो ये थी आपको ओकावांगो डेल्टा, जो कि बोत्सवाना में स्थित है, और ये आपको प्रसिद्ध है किसके लिए, तो ये भौगोलिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है, और ये एक अंतरराष्ट्रीय डेल्टा जो है और ओकावांगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी मिशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेंजर वन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय नासा इन कोलैबोरेशन विथ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। नासा द्वारा विभिन्न संगठनों के सहयोग से प्रक्षेपित किए गए टेनेजर 1 उपग्रह का प्राथमिक मिशन उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है, टू मॉनिटर सोलर रेडिएशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अर्थ्स क्लाइमेट। सौर विकिरण और पृथ्वी की जलवायु पर इसके प्रभाव की निगरानी करना। दूसरा ऑप्शन कहता है, टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन ग्लोबल इकोसिस्टम। वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र पर वनों की कटाई के प्रभावों का अध्ययन करना। तीसरा ऑप्शन कहता है, टू एक्सप्लोर द आउटर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सौर मंडल के बाहरी ग्रहों का पता लगाना। चौथा ऑप्शन कहता है, टू ट्रैक मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन यूजिंग इमेज स्पेक्ट्रोमीटर टेक्नोलॉजी। इमेज स्पेक्ट्रोमीटर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को ट्रैक करना। राइट आंसर डी हो जाएगा, टू ट्रैक मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ड्यूरिंग यूजिंग इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर टेक्नोलॉजी। इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए नासा द्वारा ट्रेनेजर 1 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है, जिसमें बहुत सारे अन्य ऑर्गेनाइजेशन की भी भूमिका है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नासा द्वारा स्पेस एक्स, आपको पता है स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की कंपनी है, स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट पर विभिन्न संगठनों के सहयोग से नासा द्वारा जो ट्रेनेजर 1 उपग्रह है इसको लॉन्च किया गया है। इसका काम क्या है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को ट्रैक करके इसके बारे में डाटा प्रदान करना। यह नासा की जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला द्वारा विकसित उन्नत इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर तकनीक का उपयोग करता है, यानी कि ये इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर तकनीक का उपयोग करता है, और ये करेगा क्या कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को ट्रैक करेगा।
तो ये फोटो खींचेगा ऊपर से जाके, ताकि हमको पता चले कि हमारे जो वायुमंडल है उसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना उत्सर्जन हो रहा है, उसको हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं। जो पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के अद्वितीय वर्णक्रमीय फिंगरप्रिंट को मापकर उसकी पहचान और मात्रा निर्धारित करता है। यह मिशन विशेष रूप से मीथेन जैसी शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसों को लक्षित करके ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों का समाधान करने पर केंद्रित है। अब जैसे ये स्पेस जो है उपग्रह लॉन्च किया गया टेनेजर 1, तो इसके द्वारा जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से संबंधित जो भी डाटा है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उस डाटा के विश्लेषण से इस बात का हम पता लगा सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैस है, जैसे मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस का शक्तिशाली गैस माना जाता है, और उसमें कार्बन की जो मात्रा है, मीथेन और कार्बन की जो मात्रा है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सके, और किस मात्रा में किसके द्वारा जो है कार्बन इमिशन किया जा रहा है, उनको कौन कौन से उसको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जा सकती है, कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, उस संबंध में इस डाटा का उपयोग किया जा सकता है। तो फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा SpaceX और नासा के सहयोग से इस टेनेजर 1 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया, जो कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट mRNA वैक्सीन। mRNA टीकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन कहता है mRNA वैक्सीन वर्क बाय डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटिंग द वायरल mRNA into the host DNA to produce the viral protein। mRNA टीके वायरल mRNA को सीधे मेजबान DNA में शामिल करके वायरल प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। The spike protein produced by mRNA is recognized by the immune system, which then produce antibiotic and T cells। mRNA द्वारा उत्पादित स्पाइक प्रोटीन को प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा पहचाना जाता है। mRNA द्वारा उत्पादित स्पाइक प्रोटीन को प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा पहचाना जाता है, जो कि फिर एंटीबॉडी और टी कोशिकाओं का उत्पादन करती है। तीसरा ऑप्शन है द एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड आफ्टर वैक्सीनेशन विथ एन mRNA वैक्सीन प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम एंटरिंग सेल्स बाय बाइंडिंग द स्किन स्पाइक प्रोटीन। mRNA वैक्सीन के साथ टीकाकरण के बाद उत्पादित एंटीबॉडी स्पाइक प्रोटीन से बंध कर वायरस को कोशिकाओं में प्रवेश करने से रोकता है। Which of the above statement is correct? उपयुक्त में से कौन से सही हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3, यानी कि ये सही है और ये सही है, ये गलत है। mRNA टीके वायरल mRNA को सीधे मेजबान DNA में शामिल करके वायरल प्रोटीन का उत्पादन करते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। mRNA द्वारा उत्पादित स्पाइक प्रोटीन को प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा पहचान दिया जाता है, जो फिर एंटीबॉडी और टी सेल कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन 1 जो है वो गलत है, क्योंकि mRNA टीके वायरल mRNA को होस्ट DNA में एकीकृत नहीं करते। इसके बजाय mRNA कोशिका द्रव्य में रहता है। mRNA कोशिका द्रव्य में रहता है, जहां इसे वायरल प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम द्वारा अनुवादित किया जाता है। वायरल प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम की मदद ली जाती है। कथन 2 जो है वो आपको सही है। mRNA अनुवाद के परिणाम स्वरूप उत्पादित स्पाइक प्रोटीन को प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा पहचाना जाता है, जो एक एंटीबॉडी उत्पन्न करता है और वायरस से लड़ने के लिए टी कोशिकाओं को सक्रिय करता है। कथन 3 भी सही है। उत्पादित एंटीबॉडी वायरस के स्पाइक प्रोटीन से बंध जाता है, इसे होस्ट कोशिकाओं से लड़ने प्रवेश करने से रोकती है, जिससे वायरस शरीर के भीतर प्रतिकृति बनाने से रुक जाता है। यह तंत्र वायरल संक्रमणों के खिलाफ mRNA टीकों के सुरक्षात्मक प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लूबेरी। ब्लूबेरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
The first statement is blueberry are typically grown in tropical climate with well-drained अल्काइन सोल। ब्लूबेरी आमतौर पर उष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी जल निकासी वाली क्षारीय मिट्टी में पाई जाती है। पहला ऑप्शन कहता है कि ब्लूबेरी आमतौर पर उष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी जल निकासी और क्षारीय मिट्टी में पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन कहता है द हाई एंथोसाइनिन content in blueberry contributes to their classification as a superfood due to its role in protecting cells from oxidative stress। ब्लूबेरी में उच्च एंथोसाइनिन सामग्री कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में इसकी भूमिका के कारण सुपरफूड के रूप में उनके वर्गीकरण में योगदान देती है। तीसरा ऑप्शन कहता है regular consumption of blueberry has been linked to improve heart health, brain function and reduce risk of certain cancer। ब्लूबेरी के नियमित सेवन से हृदय स्वास्थ्य, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में सुधार और कुछ कैंसर के जोखिम में कमी आ सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको कौन सा सही है कि ब्लूबेरी में उच्च एंथोसाइनिन सामग्री कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में इसकी भूमिका के कारण सुपरफूड के रूप में उनके वर्गीकरण में योगदान करती है। तीसरा ऑप्शन भी सही है कि ब्लूबेरी नियमित सेवन से हृदय स्वास्थ्य, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में सुधार और कुछ हद तक कैंसर के जोखिम में कमी आती है। और ये आपको ब्लूबेरी आमतौर पर उष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी जल निकासी वाली क्षारीय मिट्टी में पाई जाती है, ये आपको गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन एक तो गलत है क्योंकि ब्लूबेरी आमतौर पर समशीतोष्ण जलवायु उष्णकटिबंधीय नहीं, समशीतोष्ण जलवायु में उगाई जाती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु में नहीं उगाई जाती है। वे क्षारीय मिट्टी के बजाय अम्लीय मिट्टी, याद रखिएगा कि ब्लूबेरी अम्लीय मिट्टी, अच्छी तरह से सूखी मिट्टी पसंद करते हैं, यानी कि क्षारीय मिट्टी नहीं, ब्लूबेरी सूखी मिट्टी और अम्लीय मिट्टी पसंद करते हैं। कथन 2 जो है वो सही है क्योंकि ब्लूबेरी में उच्च एंथोसाइनिन सामग्री उन्हें सुपरफूड के रूप में वर्गीकृत करने में योगदान देती है, मुख्य रूप से इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण जो कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करते हैं। कथन 3 भी सही है क्योंकि ब्लूबेरी के नियमित सेवन से विभिन्न स्वास्थ्य लाभों से जोड़ा गया है, जिससे हृदय स्वास्थ्य में सुधार, मस्तिष्क की कार्यक्षमता में वृद्धि और पोषण तत्व और एंटीबायोटिक सामग्री के कारण कुछ कैंसर का कम जोखिम भी शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मीथेन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मीथेन इज करेक्ट। मीथेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन कहता है मीथेन इज इजियर टू डिटेक्ट देन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन का पता लगाना आसान है। दूसरा ऑप्शन कहता है मीथेन इज मोर एबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर देन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन वायुमंडल में अधिक प्रचुर मात्रा में है। तीसरा ऑप्शन कहता है मीथेन इमिशन आर प्राइमरली नेचुरल एंड डज रिक्वायर मोर मॉनिटरिंग। मीथेन उत्सर्जन मुख्य रूप से प्राकृतिक है और इसलिए अधिक निगरानी की आवश्यकता है। तीसरा ऑप्शन कहता है मीथेन उत्सर्जन मुख्य रूप से प्राकृतिक है और इसलिए अधिक निगरानी की आवश्यकता है। चौथा ऑप्शन कहता है कि मीथेन इज ए पोटेंट ग्रीन हाउस गैस that contributes significantly to global warming and forms ground level ozone which poses health risk। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान देती है और जमीनी स्तर पर ओजोन बनाती है जो स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करती है। इसकी व्याख्या करते हैं। इसका आंसर जो है वो डी था। इसका आंसर जो था वो डी था। ठीक है, टेनेजर 1 मिशन द्वारा मीथेन गैस को लक्षित किया गया है क्योंकि यह एक अत्यधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जिसकी ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अतिरिक्त मीथेन उत्सर्जन ग्राउंड लेवल ओजोन के निर्माण में योगदान देता है, यानी कि मिशन का अधिक उत्सर्जन होगा तो ओजोन की जो परत है वो ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा
बनेगी, जो एक प्रदूषक है, यानी कि मीथेन एक प्रदूषक है जो श्वसन संबंधी समस्याओं, अधिक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम को पैदा करता है और समय से पहले मौत से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि अगर आप सांस से, अगर आपको श्वसन संबंधी बीमारी हो गई तो आपका जो जीवन चक्र है वो कम हो जाएगा। और उसे कम करने के लिए जो है मीथेन उत्सर्जन को की पहचान करने और उससे कम करने के लिए इस उपग्रह को छोड़ा गया था। विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन संचालन से मीथेन का जो उत्सर्जन है वो ज़्यादा होता है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।